हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से बना रहे होंगे। दोस्तों, दृष्टि की करंट अफेयर मैगजीन टुडे की क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इसमें हम दृष्ट महत्वपूर्ण इसमें हम महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट करंट करेंगे जो करंट अफेयर दृष्टि टुडे की मैगजीन से होता है, जिसमें हम ऑलरेडी 2 क्लास कर चुके हैं। इन 2 क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। इन 2 क्लासों में हमने संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम ये चल रहा है हमारा, जिसमें कैदियों के मतदान का अधिकार हमें हो गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड की क्लास हमने कर ली। आज की क्लास रहेगी हमारी पुरानी पेंशन योजना रहेगी, जिसके लिए हम आज लेकर आए हैं। मैंने पिछली 2 क्लासों में कैदियों के मतदान का अधिकार इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरा करा दिया गया, जिसमें एक एक क्वेश्चन भी इसमें संभावित प्रश्न रहता है उसको भी बताया गया है, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो ये सब मैंने करा दिया है। तो आज हम करेंगे पुरानी पेंशन योजना। पुरानी पेंशन योजना क्या है? यह है पुरानी पेंशन योजना, जिसको हम अभी करेंगे। पुरानी पेंशन योजना चर्चा में क्यों है, प्रमुख बिंदु क्या है इसके, क्या है पुरानी पेंशन योजना, और आगे इसमें पॉइंट दे रखे हैं उन्हें भी हम पूरा करेंगे। तो इसे पहली बार हम इसमें कर लेते हैं पुरानी पेंशन योजना। पुरानी पेंशन योजना चर्चा में क्यों है? हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू करने से राज्य सरकार के लिए एक बड़े वित्तीय जोखिम का कारण बन सकती है। क्यों चर्चा में कि महालेखा नियंत्रक परीक्षक ने CAG ने कहा कि अगर पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करते हैं तो राज्य सरकार के लिए बड़े वित्तीय जोखिम का कारण बन सकती है। इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या है? गौरतलब है कि देश के कई राज्यों में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों ने सत्ता में आने के बाद पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है। साथ ही राजस्थान एवं पंजाब जैसे राज्यों में सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने हेतु आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक और 15वें वित्त आयोग ने भारतीय राज्यों के लिए राजकोषीय जोखिमों के संभावित स्रोतों को रेखांकित किया था। इसमें कर राजस्व में गिरावट, कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजनाओं को फिर से शुरू करना, घाटे में चल रही बिजली वितरण कंपनियां को बढ़ता बकाया और आवधिक कृषि ऋण माफी एवं सब्सिडी का वितरण आदि शामिल है। क्या है पुरानी पेंशन योजना? ओल्ड पेंशन स्कीम। क्या है ओल्ड पेंशन स्कीम? यह योजना सेवानिवृत्तियों के बाद भी जीवन भर की आय का आश्वासन देती है। इसके तहत आमतौर पर किसी भी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली मासिक पेंशन उसके द्वारा अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर होती है। 50% के बराबर होती है। 50% के बराबर होती है। क्या होती है? 50% के बराबर होती है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के वेतन की तरह पेंशन भोगियों के मासिक भुगतान में भी सरकार द्वारा सेवारत कर्मचारियों के लिए घोषित महंगाई भत्ते या DA में बढ़ोतरी के साथ वृद्धि होती है। इस पेंशन पर होने वाले खर्च को सरकार वहन करती है। हालांकि इस योजना को वर्ष 2004 में बंद कर दी गई थी। क्या है राष्ट्रीय पेंशन योजना? नेशनल पेंशन स्कीम NPS। राष्ट्रीय पेंशन योजना क्या है? इसके ये प्रमुख पॉइंट दे रखे हैं, इन्हें भी पढ़ लीजिएगा। पॉइंट है, केंद्र सरकार वर्ष 2003 में पुरानी पेंशन योजना को बंद करने और NPS नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत करने का निर्णय लिया। यह योजना 1 अप्रैल 2004 से केंद्र सरकार की सशस्त्र बलों को छोड़कर सेवा में शामिल होने वाले सभी नए कर्मचारियों पर लागू है।
नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत के लिए केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 में संशोधन किया गया था। नेशनल पेंशन स्कीम एक सहभागी योजना है। एनपीएस के तहत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या आवंटित की जाती है। कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से अपने वेतन और महंगाई भत्ते का 10% पेंशन फंड में योगदान करना होता है। साथ ही सरकार द्वारा भी इस फंड में समान धनराशि का योगदान किया जाता है। एक कर्मचारी के पूरे सेवा काल के दौरान एकत्र होने वाली धनराशि को पेंशन फंड मैनेजर्स के माध्यम से निर्धारित निवेश योजनाओं में निवेश किया जाता है। इसके तहत शामिल कर्मचारियां सेवानिवृत्ति पर 60% कोष निकाल सकते हैं, जो कर मुक्त होती है, और शेष 40% वार्षिकी में निवेश किया जाता है, जिस पर कर टैक्स लगता है। इसके 2 घटक हो सकते हैं, टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड। टीयर सेकंड एक स्वैच्छिक बचत खाता है जो निकासी के मामले में अधिक लचीलापन प्रदान करता है और इससे टीयर 1 खाते के विपरीत किसी भी समय निकासी की जा सकती है। यहाँ तक कि निजी क्षेत्र से जुड़े लोग भी एनपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। वर्ष 2019 में वित्त मंत्रालय ने 2019 में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास अपने टीयर 1 खाते में पेंशन फंड, पीएफ और निवेश पैटर्न चुनने का विकल्प है। वर्ष 2019 के नवीनतम संशोधन के बाद योगदान का सरकारी हिस्सा 10% से बढ़कर 14% कर दिया गया है। इसके तहत पूर्व निर्धारित पेंशन फंड मैनेजर्स में एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड और यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड शामिल हैं। वर्तमान में सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली न्यूनतम पेंशन 9,000 प्रति माह है और अधिकतम पेंशन 62,500 है। केंद्र सरकार में उच्चतम वेतन का 50% जो कि 1,25,000 प्रति माह है। 1,25,000 प्रति माह है। विनिमय एवं दायरा। इसका विनिमय एवं दायरा क्या है? इसके प्रमुख पॉइंट देख लेते हैं। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण एनपीएस के लिए नियामकीय एजेंसी के रूप में काम करता है। एफपीएफआरडीए की स्थापना वर्ष 2013 में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम के माध्यम से पेंशन फंड की योजनाओं के तहत ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। अक्टूबर 2022 तक केंद्र सरकार के 22,32,274 कर्मचारियों एवं राज्यों के 58,99,162 कर्मचारियों एनपीसी में शामिल थे। इसके अतिरिक्त एनपीएस में कॉरपोरेट क्षेत्र से जुड़े 15,92,134 कर्मचारियों तथा असंगठित क्षेत्र के 25,45,771 कर्मचारियों और एनपीएस स्वावलंबन योजना के तहत 41,77,298 कर्मचारियों शामिल थे। 31 अक्टूबर 2014 तक इन सभी सब्सक्राइबर्स के प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति 2,07,94,870 करोड़ थी। पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी चुनौतियाँ क्या क्या हैं? तो ओपीएस की मुख्य समस्या यह थी कि पेंशन की देनदारी अनफंडेड रही, यानी इसके लिए विशेष रूप से कोई अलग कॉर्पस नहीं था जो लगातार बढ़ता रहे और भुगतान में आसानी हो सके। पिछले 3 दशकों में केंद्र और राज्यों के लिए पेंशन देनदारियां कई गुना बढ़ गई हैं। 1990-91 में केंद्र का पेंशन बिल 3272 करोड़ था और सभी जिलों के लिए
कुल व्यय 3131 करोड़ था। 2020-21 तक केंद्र सरकार का बिल 58 गुना बढ़कर 1,90,886 करोड़ हो गया था। राज्यों के लिए यह 125 गुना बढ़कर 3,86,001 करोड़ हो गया था। कुछ राज्यों में पेंशन भुगतान में उनके कर राजस्व का 1/4 हिस्सा खर्च हो जाता था। जैसे हिमाचल के लिए यह लगभग 80% है, पंजाब के लिए लगभग 35% है, छत्तीसगढ़ के लिए 24% और राजस्थान के लिए 30% है। राजनीतिक से प्रेरित वर्तमान में राजनीतिक दलों द्वारा ओपीएस को पुनः बहाल करने की घोषणा राजनीति से प्रेरित अधिक प्रतीत होती है, क्योंकि वर्ष 2004 में सरकारी नौकरियों में शामिल होने वाले अधिकांश कर्मचारी वर्ष 2034 में सेवानिवृत्त होंगे। 30 वर्ष की सेवा के आधार पर। ऐसे में वर्तमान में चुनावों में ओपीएस की घोषणा करने वाले दलों को तात्कालिक रूप से इसकी चुनौतियों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि यह भविष्य की सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। असमान वितरण क्या है इसके? असमान वितरण। ब्राजील में आज सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 12 से 13% पेंशन भुगतान में चला जाता है। वहीं भारत पर टैक्स और जीडीपी का अनुपात लगभग 10 से 11% के आसपास है। इसके साथ ही वर्तमान में देश की कुल आबादी बहुत छोटा हिस्सा ही सरकारी नौकरियों में है। इतनी छोटी आबादी पर जीडीपी का 12-13% खर्च करना तर्कसंगत नहीं होगा। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के कारण क्या है? पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के क्या क्या कारण थे? वर्तमान में राज्य सरकार ओपीएस के तहत पंजीकृत कर्मचारियों की पेंशन के अतिरिक्त एनपीएस के तहत पंजीकृत कर्मचारियों की पेंशन हेतु उनके पेंशन फंड में भी योगदान करना पड़ता है। ऐसे में ओपीएस को लागू करने के बाद सरकार एनपीएस के खर्च में बच जाएगी। अधिकांश कर्मचारियों का आरोप है कि नई पेंशन व्यवस्था में पेंशन की धनराशि कम होने के साथ इसके बाजार आधारित होने के कारण इसमें अनिश्चितता भी बनी रहती है। साथ ही इसमें महंगाई या कर्मचारियों के मृत्यु होने की स्थिति में आश्रितों को मासिक पेंशन का प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार का मत क्या है? इसमें केंद्र सरकार का मत क्या है? कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने मार्च 2022 को संसद को सूचित किया कि भारत सरकार के विचाराधीन केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री के अनुसार एनपीएस भले ही बाजार से जुड़ा रिटर्न पर आधारित है, परंतु पेंशन एक दीर्घकालिक उत्पाद होने के कारण अल्पावधि अस्थिरता के बावजूद निवेश की अच्छे रिटर्न के साथ बढ़ने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण दिशा निर्देश एक कठोर प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए पेशेवर फंड मैनेजरों के कौशल और विभिन्न परिसंपत्तियों वर्गों इक्विटी कॉर्पोरेट बॉन्ड सरकारी प्रतिभूतियों में संपत्ति आवंटन का विकल्प ग्राहक के संचय को बढ़ने में सक्षम बनाता है। इसमें आगे की राह क्या है? यदि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को पेंशन के साथ जोड़ दिया जाए तो राज्यों के पास अपनी कर प्राप्तियों से मुश्किल से ही कुछ बचता है। ऐसे में करदाताओं के पैसे के एक बड़े हिस्से का उपयोग करके सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की एक छोटी संख्या को वित्त पोषित करना अच्छी रणनीति नहीं हो सकती है। सरकार को सीएजी की वर्ष 2018 की रिपोर्ट का अनुसरण करते हुए
स्वैच्छिक धारकों को एक निश्चित रिटर्न प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रावधान करने चाहिए। तो इसमें समावेश प्रश्न क्या बन सकता है? हाल के दिनों में देश के कई राज्यों में राजनीतिक दलों द्वारा पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा से जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि राष्ट्रीय पेंशन योजना इन चुनौतियों के समाधान में किस प्रकार सहायक हो सकती है। ये इसका क्वेश्चन रहा। हम अगली क्लास में भारतीय संविधान का 103वां संशोधन, इसमें चर्चा में क्यों है, प्रमुख बिंदु इसके क्या क्या है, याचिकाओं का पक्ष क्या है, इसमें याचिकाओं का पक्ष क्या है, पक्ष के मत क्या क्या है, पक्ष के मत क्या क्या है, विपक्ष में मत क्या है, EWS आरक्षण, और आगे इसके पॉइंट दे रखे हैं, उनको करेंगे अगली क्लास में। ये क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बहुत लंबी हो जाएगी क्लास। चलिए धन्यवाद।